गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में ओम के नियम का निगमन करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रूफ है। तो ओम के नियम को निगमित करने से पहले या प्रूफ करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम है क्या। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमको प्रूफ करना है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब है कि किसी चालक की अगर कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से एक बार जान लेंगे कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग कोई कांस्टेंट लगा देंगे R। यहाँ पर R जो है हमारा प्रतिरोध का काम करेगा। तो हम लोगों को आज प्रूव करना है V इक्वल टू आई आर। तो मानते हैं यदि अगर अनुगमन वेग Vd हो, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, अनुगमन वेग Vd हो, तार की लंबाई हमारी L हो, तो इन्हीं की सहायता से हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। देखते हैं, टाउ को हम लोग शांतिकाल कहते हैं, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इन्हीं सब की सहायता से हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करेंगे, देखेंगे। तो इस प्रूफ को करने से पहले थोड़ी लैंग्वेज इसकी लिख देंगे कि माना कोई स्मॉल एल लंबाई का तार है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, शांतिकाल टाउ है, विभवांतर V है, वह बहने वाली धारा I है। इसके बाद जो है प्रूफ करना चालू करेंगे, देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं अनुगमन वेग Vd और शांति काल, जिसको टॉ कहते हैं, में संबंध। तो संबंध होता है हमारा Vd इक्वल टू ए टाउ। अब यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर हमारा होता है ma, इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू हमारी आ जाएगी F अपान m। तो यहाँ पर A की जगह पर हम लोग F अपान m पुट कर देंगे इनटू टाउ। और सेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वो E बराबर हमारा होता है F अपान Q। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रदर्शित E से करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग F की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी E इंटू ई। तो Vd इक्वल टू F की वैल्यू हो गई हमारी E और स्मॉल e टाउ अपान स्मॉल m। चूंकि कैपिटल E इक्वल टू होता है V अपान डी, मगर यहाँ तार की लंबाई हमने स्मॉल n मानी है, तो इक्वल टू V अपान एल। देयरफॉर E की वैल्यू पुट कर देंगे तो V ऑफ E टाउ अपान m इंटू में L। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। इसी प्रकार वैद्युत धारा I व अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में संबंध से, तो ये संबंध होता है हमारा I इक्वल टू n e a Vd। इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन सेकेंड। Vd का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे यहाँ पर Vd का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो I इक्वल टू L लिखा रहेगा, E लिखा रहेगा, A लिखा रहेगा, और Vd की वैल्यू जो हमारी है वो E है, टाउ है, V है, अपान में ml है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि हमको प्रूव करना है V इक्वल टू आई आर, तो हमको या फिर V अपान I इक्वल टू R, यानी V ऊपर रखना है और I नीचे रखना है। देखते हैं, तो V को वहीं पे रोक लेंगे, ये I को नीचे लिए चले आएंगे, इक्वल टू m इंटू एल ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, अपान में n, E 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, टाउ हो जाएगा और V हो जाएगा। n e स्क्वायर ए टाउ V, n e स्क्वायर ए टाउ V, n e स्क्वायर n e स्क्वायर ए टाउ और V। हम लोग देखेंगे
सिंस एम एल अपान एन ई ए स्क्वायर ए टाउ और v नहीं, क्योंकि v उधर जा चुका है। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ ये हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, r कहेंगे, जहां r प्रतिरोध है। इसलिए v अपान आई इक्वल टू इस पूरी की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, r, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यही ओम का नियम है। एक बार फिर से देखेंगे, ओम का नियम सत्यापित करने से पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ओम का नियम या ओम्स लॉ, और पूरी उसकी लैंग्वेज लिख देंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है हमारी, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होती है। और जब यहाँ से अनुपाती का निशान हटाएंगे तो r लगा देंगे, या फिर v के नीचे i ले आएंगे तो इक्वल टू r। ये ओम का नियम होता है। फिर निगमन करने के लिए लिख देंगे कि माना कोई चालक है जिसमें चालक तार की लंबाई स्मॉल l है, अनुगमन वेग vd है, क्रांतिकाल टाउ है, बहने वाली धारा i है, विभवांतर v है। उसके बाद फिर हम लोग प्रूफ करना चालू कर देंगे। तो देखेंगे अनुगमन वेग vd और क्रांतिकाल टाउ में संबंध पहले से ऑलरेडी नोन है, vd इक्वल टू ए टाउ, और न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma होता है, जहां से a की वैल्यू हमको F अपान m फाइंड हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो F अपान m ए टाउ आ गया। फिर चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपान Q होता है, मगर इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश E होगा, तो यहाँ पर F की वैल्यू E इंटू ई आ गई। F की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद E इक्वल टू V अपान L से हमने वैल्यू पुट कर दी E की, तो VD की वैल्यू आ गई E टाउ V अपान ML, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। फिर नेक्स्ट वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध, तो ये I इक्वल टू NEA VD, ये भी समीकरण 2 मान लिया इसको। ये प्रूफ करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर VD की वैल्यू जो समीकरण 1 की है वो 2 में पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसकी जगह पे हमने R पुट कर दिया, जो कुछ आ गया यही हमारा ओम का नियम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के बाद अब हम लोग जो फिजिक्स में ही एक चैप्टर है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, व्यतिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसलिए इस टॉपिक को उठाया गया। तो इसका निगमन हम लोग करना चाहेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए हेडिंग डाल देंगे दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ पर इस प्रूफ को करने के लिए हम लोग जानेंगे कि माना दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्तियां फ्रिक्वेंसियां सेम हैं। तो अगर दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्तियां समान हैं और किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं, तो किसी क्षण उनके अगर जो आयाम a1 व a2 हैं और विस्थापन y1 व y2 हैं। फिर से देखेंगे कि माना दो तरंगे हैं जो जिनकी आवृत्तियां समान हैं, या ऐसे लिख लेंगे माना दो समान आवृत्तियों की तरंगे हैं जिनके किसी क्षण विस्थापन y1 व y2 हैं और उनके आयाम a1 व a2 हैं। तो उनकी जो विस्थापन समीकरणें होंगी, दो तरंगे हैं तो पहली तरंग का विस्थापन समीकरण, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो हमारी है समीकरण y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण y2 इक्वल टू, इसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो a2 है, तो साइन ओमेगा t2 रहेगा। मगर दो तरंगे हैं, इनके बीच फेज डिफरेंस जो कला अंतर है वो फाई है, तो इसमें फाई हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखेंगे पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण आया वो हमारा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी आ गया, y2 इक्वल टू हमारा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो हमारा होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। अतः y तो लिखा रहेगा, y1 की वैल्यू हमारी है a1 साइन ओमेगा टी और y2 की जो वैल्यू है हमारी a2 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। दोनों वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी यहाँ पे। तो एक फार्मूला होता है, मैथ में आइडेंटिटी होती है, साइन a प्लस बी इक्वल टू
साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की जाएगी। देखेंगे हम लोग y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 लिखा रहेगा। अब ओमेगा टी को हम लोग अगर a कंसिडर कर लें, मान लें, और फाई को b मान लें, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाने पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन a, तो a की जगह पर हम लोग ओमेगा टी और इंटू कॉस b, b की जगह पे हम लोग फाई लिखेंगे। फिर देखेंगे ये ओमेगा है, प्लस फिर हम लोग लिखेंगे कॉस ए, तो ए की जगह पर हम लोग काहे का यूज कर रहे हैं, ओमेगा टी का, और फिर साइन बी, बी की जगह पर फाई। देखेंगे a1 साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट खोल देंगे, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। फिर से देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन ओमेगा टी हमको कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया a1, यहाँ पे बचा हमारा a2 जब साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया cos फाई प्लस a2 साइन फाई एक साथ लिख लेंगे और बाहर लिख लेंगे हम लोग cos ओमेगा टी। ये वाली हमारी समीकरण आ गई। इसको मान लेंगे समीकरण एक मान लेंगे। अब देखेंगे क्योंकि हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो देखेंगे माना a1 प्लस a2 cos फाई। अब cos है तो परिणामी आयाम रिजल्टेंट जो हमारा एम्पलीट्यूड है r मान लेंगे और साथ में लिखेंगे cos थीटा। cos है तो cos मानेंगे। फिर देखना यहाँ पे क्या है, a2 साइन फाई है, तो साइन है तो r तो मानेंगे और साइन थीटा मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब देखेंगे y इक्वल टू, हमने इसको माना है r cos थीटा, तो r cos थीटा, साइन में ओमेगा टी है हमारा साथ में, इसको हम लोगों ने माना है r साइन थीटा, साथ में हमारा cos ओमेगा टी है। अगर यहाँ पे हम लोग r कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा, साइन पहले लिख लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग r लिखा रहेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर वाली आइडेंटिटी लग गई, तो ये फार्मूला बन गया हमारा साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी और प्लस थीटा। तो ये परिणामी तीव्रता की विस्थापन समीकरण आ गई हमारी। दोनों तरंगे जब एक ही दिशा में जा रही थी तो जब अध्यारोपित हो गई तो परिणामी तीव्रता का विस्थापन समीकरण आ गया। मगर हमको निकालना है परिणामी तरंग का ये विस्थापन समीकरण आया, हमको निकालना है परिणामी तीव्रता का व्यंजक। अब देखेंगे आगे समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 का जब वर्ग करके हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा a1 प्लस a2 cos थीटा का cos फाई का स्क्वायर आ गया और a2 साइन फाई का जो है हमारा स्क्वायर आ गया, इक्वल टू में r cos थीटा का स्क्वायर और प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। अब देखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a1 a2 cos फाई आ गया हमारा। फिर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहाँ से r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे हम लोग a1 स्क्वायर लिखा रहेगा, यहाँ से और यहाँ से हमको a2 का स्क्वायर कॉमन मिल गया, तो cos स्क्वायर फाई और प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन मिल गया तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी एक हो गई हमारी, ये आइडेंटिटी एक हो गई, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू हमारा आ गया r स्क्वायर। हमको निकालना है परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो जब ये आ जाए तो देखेंगे हम लोग पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों
पक्षों में कैपिटल के से गुणा करने पर, तो के से गुणा करेंगे तो के A1 का स्क्वायर, के A2 का स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos ऑफ फाई इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, थोड़ा समझ लेंगे कि जो तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो तरंग की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुप्रमाणुपाती होती है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा के ए स्क्वायर। बाय दिस फार्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सिंस क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे आई इक्वल टू होता है हमारा के आर स्क्वायर। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का आयाम है, क्योंकि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग, यहाँ पे है के A1 का स्क्वायर, तो के अगर A1 कर देंगे तो ये I1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे I2 कर देंगे तो ये A2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है के A1 का स्क्वायर, तो के A1 के स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, I1। के A2 स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। और एक चीज और हम लोग समझेंगे, अगर जो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लिया x है, तो इसको हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूट की रूट से मल्टीप्लाई करने पर जो है रूट हट जाता है। तो देखेंगे हम लोग, तो जब ये देख रहे थे हम लोग कि x को हम लोग रूट एक्स, अगर रूट एक्स है किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिखेंगे, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा k था, तो इसको रूट के A1 इंटू रूट के A2 cos ऑफ फाई इक्वल टू के आर स्क्वायर को हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं पहले कि क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो देखेंगे रूट के की रूट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा हमारा के ही है, A1 A2 है, समीकरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब देखेंगे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस 2। अब यहां से अगर जो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, यहां से अगर जो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा हमारा I1 पे रूट लग जाएगा, के पर भी रूट लग जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। तो यानी रूट के A1 को हम लोग अंडर रूट I1 लिख सकते हैं, इसको रूट I1, और इसको लिख सकते हैं रूट I2 cos फाई इक्वल टू आई। तो हमारा जो I है वो परिणामी तरंग की तीव्रता है, तो इसका मतलब I इक्वल टू हमारा आ गया I1 प्लस I2 प्लस इसको एक साथ लिख लेंगे 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। यही हमारी परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर से देखेंगे एक बार इसको। मान लेंगे हम लोग कि समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक माध्यम में चल रही हैं, तो किसी भी क्षण उनके विस्थापन y1 और y2 हैं और एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम a1 और a2 हैं। तो पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t मान लेंगे, और दूसरी तरंग का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यानी कि विस्थापन समीकरण है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5 मान लेंगे। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, होता है y बराबर y1 प्लस y2। अध्यारोपण का मतलब एक तरंग दूसरे को ढक ले, तो y1 की जगह y1 की वैल्यू और y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन के साथ ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था, फाई हमारा कालांतर है, फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं। तो इसको ए अगर मान लें, इसको बी मान लें, तो आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी की होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ओमेगा टी जो है हमारा ए का काम कर रहा है और फाई हमारा बी का काम कर रहा है। तो y इक्वल टू हमारा आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 लिखा रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ से हमको साइन ओमेगा टी कॉमन मिल गया, a1 प्लस a2 cos फाई प्लस a2, और साइन फाई को अंदर ले लिया कि यहाँ पे ओमेगा टी बाहर था, तो यहाँ भी ओमेगा टी को बाहर लिख दिया। a1 प्लस a2 cos फाई को हमने परिणामी आयाम के लिए r cos थीटा मान लिया, a2 साइन फाई को हमने r साइन थीटा मान लिया, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। a1 प्लस a2 cos फाई की जगह r cos थीटा डाल दिया, फिर a2 साइन फाई की जगह r साइन थीटा डाल दिया। अब r हमने कॉमन ले लिया, तो साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा, ये वाली आइडेंटिटी जो हमारी बन रही थी ये वाली, इसको साइन ए प्लस बी लिख दिया, ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह थीटा। तो ये हमारा परिणामी तरंग का जो है विस्थापन समीकरण आ गया, मगर हमको परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालना था, तो इसलिए समीकरण 2 और 3 का जो है वर्क करके जोड़ दिया, ब्रैकेट खोल दिया, सब कुछ कर लिया, हल किया,
तो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वही आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज कर दी गई। और उसके बाद a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई के। तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाइंग, जब दोनों पक्षों में के से हमने गुणा कर दिया तो के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस 2 k1 a2 2 के a1 a2 cos फाइव इक्वल टू के r स्क्वायर। अब चूंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, तो यहाँ पे परिणामी आयाम हमने r मान लिया, इसलिए i इक्वल टू के r स्क्वायर। तो अगर i1 है तो यहाँ पे a1 हो जाएगा और i2 है तो यहाँ पे a2, तो के a1 स्क्वायर की जगह पर i1, के a2 स्क्वायर की जगह पर i2 प्लस, अब के को हम लोगों ने 2 बार रूट में लिख लिया, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो एक रूट के a1 की जगह रूट i1, यहाँ पे रूट के a2 की जगह इस सूत्र से रूट i2 cos फाइव इक्वल टू i, इसको ठीक से लिख दिया। यही हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के बाद व्यतिकरण के बाद हम लोग लेसन है वैद्युत चलन, इसका एक छोटा सा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। प्रूफ तो छोटा है मगर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। तो अनुगमन वेग को हम लोग Vd कहते हैं और धारा घनत्व करंट डेंसिटी को हम लोग J कहते हैं। तो Vd और J में हमको रिलेशन डेवलप करना है, प्रूफ करना है। देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वैद्युत धारा I व अनुगमन वेग Vd में संबंध। तो ये रिलेशन होती है I इक्वल टू NEA Vd, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तथा धारा घनत्व जो J होता है उसका फार्मूला होता है I अपान A। तो हमको करना क्या है, I का मान समीकरण 2 में रखने पर J लिखा रहेगा, I की जगह हम लोग पुट कर देंगे NEA Vd अपान में A, तो A से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट NE Vd। यही हमारा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त हो गया। एक बार फिर से देख लेंगे, जब ये आएगा क्वेश्चन तो दिमाग में रखेंगे हम लोग कि अनुगमन वेग को Vd और धारा घनत्व को J कहते हैं और इसी में संबंध या रिलेशन डेवलप करना है। तो वैद्युत धारा I के लिए जो सूत्र होता है अनुगमन वेग के पदों में I इक्वल टू NEA Vd और धारा घनत्व का जो मेन फार्मूला है J इक्वल टू I अपान A। तो धारा घनत्व के फार्मूले में I का मान समीकरण 1 से 2 में पुट कर देंगे, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, J इक्वल टू NE Vd, जो कुछ आएगा यही अनुगमन वेग Vd और धारा घनत्व J में हमारा संबंध प्राप्त हो गया। तो अगला प्रूफ है न्यूटन का सूत्र। तो इस सूत्र का निगमन करने से पहले कुछ पुस्तकों में दिया है और कुछ जो है बुक्स में नहीं दिया है, तो पढ़ लेंगे, छोटा सा प्रूफ है, तैयार कर लेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मगर दिया है, कुछ बुकों में दिया है, कुछ क्वेश्चन बैंक्स में भी दिया 2024 के लिए। तो देख लेते हैं। देखेंगे कि लेंस है, इसके सामने एक मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है जिसकी लंबाई O और O डैश है और इसका प्रतिबिंब हमें I डैश पर मिल रहा है। लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है उसके बाद जो ये इसकी जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से जितनी भी दूरियां बाई साइड होंगी वो सब माइनस में ली जाएंगी और इधर तरफ की दूरियां सब प्लस में ली जाएंगी। तो देखेंगे हम लोग कि x डैश और f डैश, O से f डैश के बीच की दूरी x डैश और f डैश से c के बीच की दूरी f डैश है हमारी, और c से f की दूरी हमारी f है और f से i की दूरी हमारी x है। तो ये दो दूरियां प्लस में रहेंगी और ये दो दूरियां माइनस में रहेंगी। अब इसका न्यूटन का जो सूत्र है वो लास्ट में आएगा हमारा x डैश बराबर f डैश। ये हमको प्रूव करना है, देख लेंगे। क्योंकि त्रिभुज O डैश F, त्रिभुज O डैश F डैश तथा त्रिभुज F डैश C और ये हमारा F डैश C और J, F डैश C और J समरूप है। क्या है? तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे भुजा ले लेंगे हम लोग O डैश,
तो जब इसकी ये सीधी भुजा ली तो दूसरे त्रिभुज में हम लोग ले लेंगे सी जे, अपान में क्या ले लेंगे सी जे, बराबर है हम लोग दूरी ले लेंगे एफ डैश ओ, तो इसमें ले लेंगे एफ डैश सी। और चूंकि चित्र से साफ साफ हमको दिख रहा है कि जो सी जे है हमारा वो आई आई डैश के बराबर है, तो इसलिए सी जे बराबर आई आई डैश, तो इसलिए सी जे की जगह हम लोग डाल देंगे आई आई डैश बराबर एफ डैश ओ अपान में एफ डैश सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः देखेंगे हम लोग त्रिभुज सी एम और एफ, ये हमारा एफ है, सी एम एफ तथा त्रिभुज जो बन रहा है हमारा एफ आई आई डैश, एफ आई आई डैश समरूप है। जब समरूप है तो इसमें सीधी भुजा हमने ले ली सी एम, ये वाली सी एम, तो सी एम जब ले ली हमने ये वाली सी एम, तो हम सीधी भुजा लेंगे अपान में आई आई डैश, आई आई डैश बराबर जब हम लोग भुजा ले लेंगे एफ सी, तो उस त्रिभुज की भुजा हम लोग ले लेंगे एफ आई। अब हम ले देखेंगे कि जो सी एम है हमारा वो ओ डैश के बराबर है, तो सी एम की जगह पर ओ डैश अपान आई आई डैश इक्वल टू एफ सी अपान एफ आई। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखेंगे हम लोग कि ये भी ओ डैश अपान आई डैश और ये भी ओ डैश अपान आई डैश, तो यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई, बराबर एफ सी अपान ये एफ सी अपान एफ आई आ गया हमारा। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा एफ डैश ओ की डिस्टेंस एक्स डैश है मगर माइनस में रहेगी, अपान में हमारा एफ डैश सी है तो दूरी एफ डैश है मगर माइनस में रहेगी, बराबर एफ सी, तो एफ सी की दूरी हमारी दी है एफ और एफ आई की दूरी हमारी दी है एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश, दैट इज न्यूटन फार्मूला। यही न्यूटन का सूत्र है। छोटा सा फार्मूला था, बार बार रिवाइज कर लेंगे, हो सकता आ जाए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो हम लोग लगा देंगे इतना सा डायग्राम बना करके। इंपॉर्टेंट प्रूफ